सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों सॉलिड स्टेट। और बच्चों ये हमारा आज सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ठोस के कौन कौन से वैद्युत गुण होते हैं और कौन कौन से चुंबकीय गुण होते हैं। तो बच्चों बात करते हैं वैद्युतीय गुण की। किसकी बच्चों? वैद्युतीय गुण की। तो बच्चों जो सॉलिड होते हैं उनकी जो कैटेगरी होती है, विद्युत चालकता जो होती है वो बेटा 10⁻⁻20 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। मतलब यह विविधता बेटा 27 कोटियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? 27 कोटियों में। अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस के जो आपकी विद्युत चालकता है उसकी रेंज कितनी है, तो बच्चों 27 कोटि में होती है। और आप बता सकते हैं 10⁻⁻20 से 10⁻7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। तो बच्चों वैद्युत गुण के आधार पर ठोसों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 बच्चों आपके हैं चालक पदार्थ। तो बच्चों चालक पदार्थ कौन से होते हैं? तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों वे पदार्थ जिनकी चालकता परास 10⁻4 से 10⁻7 के बीच होती है। 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है, वो चालक कहलाते हैं। और बच्चों ठोस जो धातुएं होती हैं उनकी जो रेंज होती है वो 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटि की होती है जो इनकी चालकता होती है। इसलिए धातुएं सबसे उत्तम चालक मानी जाती हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका वैद्युत रोधी। तो बच्चों वे ठोस जिनकी चालकता 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है, वो कहलाते हैं आपके वैद्युत रोधी। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे रेंज पूछी जा सकती है कि चालकता किस रेंज के बीच होती है, विद्युत रोधी पदार्थ की चालकता रेंज क्या होती है। तो नेक्स्ट है बच्चों अर्धचालक। तो बच्चों वे ठोस जिनकी चालकता 10⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होती है, वो आपके कहलाते हैं अर्धचालक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। वैद्युतीय गुण की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, चालक की रेंज बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है, और जो वैद्युतीय हैं या विद्युत रोधी हैं जिन्हें आप इंसुलेटर कह सकते हैं, कुचालक कह सकते हैं, उनकी रेंज कहाँ तक होती है, और अर्धचालक की रेंज बच्चों कहाँ तक हो सकती है। तो बच्चों धातुओं की भी आपको याद रखनी है। धातुओं की चालकता 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो बच्चों धातुओं में वैद्युत चालन बेटा, तो धातुओं में जो वैद्युत चालन है बच्चा वो एक चालक में विद्युत का चालन या तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है या आयनों की गति के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? आयनों की गति के कारण। तो बच्चों जब 2 तरीके के बैंड होते हैं, मान लीजिए ये बैंड है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में पहुंच जाता है आसानी से, तो होते हैं वो आपके वैद्युत चालक। क्या होते हैं बच्चों? वैद्युत के चालक होते हैं। मान लीजिए बच्चा ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। ठीक है बच्चा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बॉन्ड में होते हैं और ये आपके कंडक्शन बॉन्ड है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाता है, आसानी से पहुंच जाता है, तो वो आपके चालक होते हैं। कुछ ऊष्मा देने पर पहुंचेगा, ऊर्जा देने पर पहुंचेगा, तो वो आपके सेकंड कैटेगरी में आते हैं, मतलब अर्धचालक होते हैं। और जब ये गैप बच्चों ज़्यादा होता है तब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बॉन्ड में नहीं जाता, तब आपके जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कुचालक कहलाते हैं। तो देखें बच्चों धातु जो है वो ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है। और धातुओं में विद्युत का चालन प्रति परमाणु किस पर डिपेंड करता है बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। फिगर में देख सकते हैं बच्चों, आपको दिखाया गया है आंशिक रूप से जो पूरित बैंड होता है वो दिखाया गया है बच्चों आपको। ये अतिव्यापित बैंड कैसे दिखाया बच्चों? एक ये है वैलेंस मतलब कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। तो ये जो थोड़ा सा पार्ट है बच्चों ये ओवरलैपिंग है। क्या है बच्चों? ओवरलैपिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर टच किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से मूव कर सकता है। इसलिए बच्चों जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ओवरलैपिंग होती है तो वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। तो बच्चों लिखा हुआ है इसमें कि धातु के परमाणु कक्षाएं मिलकर आणविक कक्षक बनाती हैं और उनकी ऊर्जा इतनी होती है कि बैंड बना लेते हैं और बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि जो धातुएं होती हैं उनमें ये जो बैंड है ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बच्चों? ओवरलैपिंग कर लेते हैं। मतलब ये मान लीजिए कंडक्शन बैंड और इसी के जस्ट ऊपर थोड़ा सा वो होता है वैलेंस बैंड। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक बैंड से दूसरे बैंड में प्रवेश कर सकता है, इसलिए बच्चों ये क्या कहलाते हैं? आपके चालक कहलाते हैं बच्चों। तो देखिए यदि भरे हुए संयोजी बैंड तथा कंडक्शन बैंड, मतलब बच्चों वैलेंस बैंड और जो आपके आगामी उच्च रिक्त बैंड है मतलब कंडक्शन बैंड है,
अगर इलेक्ट्रॉन लांग कर, मतलब बेटा अगर इनके बीच गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अगर क्रॉस करके जा सकता है, ठीक है, तो वो आपके होते हैं बच्चों अर्धचालक। अगर ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट नहीं कर पाया तो वो होते हैं बच्चों इंसुलेटर। क्या होते हैं? इंसुलेटर। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों इंसुलेटर की। तो यदि भरे हुए संयोजी बैंड और आगामी उच्च रिक्त बैंड के बीच दूरी अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन उसे लांघ नहीं सकते हैं। इस स्थिति में पदार्थ की चालकता काफी कम होगी तथा वह विद्युत रोधी की तरह कार्य करेगा। बेटा डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। इन दोनों के बीच बच्चा अगर गैप ज़्यादा होता है, कितना होता है? ज़्यादा होता है। मैं बच्चों इस गैप की वैल्यू बता रहा हूँ। अगर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये गैप ज़्यादा होता है एनर्जी गैप, तो ये आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है। अगर 0.7 से कम होता है तो अर्धचालक की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों। तो अर्धचालक में बच्चों वैद्युत चालन। तो अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? अर्धचालक में संयोजन बैंड और चालक बैंड के मध्य अंतराल क्या होता है बच्चों? कम होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। ये जो गैप है आपका इस बैंड के और इस बैंड, दोनों बैंड के बीच, मतलब ये आपका वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप कम है तो कुछ ऊर्जा देने पर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है। ठीक है बच्चों। तो ये क्या दिखाते हैं? चालकता होती है, मतलब इनकी चालकता क्या होगी? कम होगी। तो बच्चों ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है और अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, ये जो अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर यूनिट है बच्चों, ये 12th की जो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी यूनिट आती है सेमीकंडक्टर के नाम से, वहाँ पर आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा। तो यहीं पर क्लियर कर लें इसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम बच्चों आपके क्या होते हैं? जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, मतलब शुद्ध अर्धचालक होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि शुद्ध अर्धचालक किसके बने होते हैं? बच्चों शुद्ध अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन के और जर्मेनियम के, सिलिकॉन के और जर्मेनियम के। तो दो जो अर्धचालक होते हैं आपके, वो किससे बने होते हैं बच्चों? जो शुद्ध होते हैं वो बनते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम विद्युत चालकता व्यावहारिक उपयोग के लिए बहुत कम होती है, अतः इन चालकों में कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। क्या मिलाई जाती हैं बच्चों? अशुद्धियां। तो बच्चों बात करते हैं पहले कि जो सेमीकंडक्टर हैं प्योर, इनमें इम्प्योरिटीज क्यों मिलाई जाती हैं। तो बच्चों जो सिलिकॉन होता है और जो जर्मेनियम होता है, इनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो इनके पास जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं, और जो होल होते हैं बच्चों, मतलब चार्ज कैरियर आपके पास नहीं हो पाते हैं। तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग, यानी कि अपमिश्रण। ठीक है बच्चों। तो डोपिंग में क्या किया जाता है कि अंतरचालकों के मध्य है अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। क्या मिलाई जाती हैं बच्चों? मिलाने की, अशुद्धियां मिलाने की विधि क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डोपिंग कहते हैं। तो बच्चों सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की तुलना में इसमें जो इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं बच्चों, या तो जो आपके हैं नाइट्रोजन वाली जो फैमिली होती है, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। ठीक है बच्चों। या तो जनरली फास्फोरस की अशुद्धियां मिलाते हैं, वैसे बेटा मैक्सिमम केस में आर्सेनिक की अशुद्धियां प्रयोग करते हैं। कौन सी? आर्सेनिक। आप जानते हैं बच्चों क्यों? क्योंकि आर्सेनिक के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है बच्चों। और या फिर आपका जो एल्यूमिनियम वाली फैमिली होती है, जिसे हम बोलते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो आपके थर्ड ग्रुप आता है, जिसे आप बोल सकते हैं थर्ड ए, तो यहाँ से IN जो तत्व होता है इंडियम, इसकी अशुद्धि ज़्यादा मिल जाती है बच्चों, क्योंकि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो आप मेरी बात से स्पष्ट हैं, या तो ट्राईवैलेंट, मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी, या तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, या कौन सी की जाती है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं। ठीक है बच्चों। ऐसी अशुद्धियां प्रयोग करेंगे जिनकी संयोजकता या तो 3 होती है या 5 होती है। तो बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में आते हैं बेटा? 14th वर्ग में आते हैं, और प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका प्रत्येक परमाणु निकटतम परमाणु के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों जो डायग्राम है, इसमें अगर आप देखें, मान लीजिए ये मैंने आपको गोल गोल दिखाए हैं जो परमाणु, तो बच्चों इसके पास कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। तो इसने इसके साथ पेयर बनाया, एक दूसरे ने इसके साथ बनाया, तो सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों। क्या नहीं है?
फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के लिए या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या होल होने चाहिए बच्चों, ठीक है। जब 15वें वर्ग के तत्व या तो फास्फोरस या आर्सेनिक, मैंने बच्चों आपको बताया था जनरली कि नाना पाटेकर, असुरानी, सब बीमार, इस वर्ग से आपके पास इम्प्योरिटीज मिलाई जाएंगी बच्चों। तो एंटीमनी नहीं मिलाया जाता है, बिस्मिथ नहीं मिलाया जाता है, जनरली हम क्या मिलाते हैं, आर्सेनिक, मैक्सिमम केस में आर्सेनिक या फास्फोरस, ठीक है बच्चों। तो मिश्रित किया जाता है तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के जो क्रिस्टल हैं उनमें कुछ जालक स्थलों में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक आर्सेनिक मैंने ऐड किया है और आप जानते हैं आर्सेनिक में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 5। तो 1 2 3 4 और एक 5। तो बच्चों ये जो आर्सेनिक का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ वाले एटम को चला गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ और इलेक्ट्रॉन इस तरफ। मतलब इसके चारों इलेक्ट्रॉन बच्चों कंपेयर्ड में आ गए। कितने आ गए, चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयरिंग कर दिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, क्या है बच्चों, फ्री है। तो इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि गतिशील इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है बच्चों। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाया है ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इस प्रकार के जो अर्धचालक बनते हैं आपके, वो बनते हैं आपके एन टाइप अर्धचालक। कौन से बच्चों, एन टाइप अर्धचालक। तो इस प्रकार 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके, मैंने बताई थी आपको कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं और यह चालकता वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ठीक है बच्चों। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं। तो आपसे बेटा पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें किसकी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। तो बच्चों या तो फास्फोरस की या आर्सेनिक की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल है, दूसरे को बोलते हैं बच्चों पी टाइप, मतलब जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो बच्चों, तो इसमें कौन सा होता है बच्चों, इंडियम की जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऐड की जाती हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऐसे बच्चों। तो या तो बोरोन या एल्यूमिनियम या गैलियम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं। तो आप बच्चों देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर बोरोन ऐड करके दिखाया, और बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 3। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। और एक परमाणु ये है बच्चों सिलिकॉन का, मान लीजिए एक सिलिकॉन का परमाणु ये है, एक ये है और एक ये परमाणु है। तो ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को चला जाएगा बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन भी सिलिकॉन को चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी सिलिकॉन को चला जाएगा। तो बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का स्पेस होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, होल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, होल। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक छिद्र होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया धनात्मक छिद्र। क्या होता है बच्चों, धनात्मक छिद्र यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आपको इसमें किसके कारण होता है बच्चों, आपका होल के कारण होता है। तो इस स्थिति में वह स्थान जहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, छिद्र कहलाता है, इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाता है। और यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिर रोटेट करते हैं। इस होल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, वो इसे रिमूव करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये होल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। यदि ऐसा होता है तो प्रतीत होगा कि इलेक्ट्रॉन छिद्र जिस इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा गया है उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। किसके द्वारा चल रहा है बच्चों, विपरीत दिशा में। आप मेरी बात को समझें जरा। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये होल है, क्या है बच्चों, होल है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, और यहाँ पर सिलिकॉन था। तो होल किस तरफ चलेगा, इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। यानी कि होल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ गया, होल की तरफ, और होल कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरी साइड। मतलब जिस साइड होल जाएगा इलेक्ट्रॉन उसके दूसरी साइड मूव करता है बच्चों। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के अर्धचालक को क्या बोलते हैं, पी टाइप के अर्धचालक। तो बच्चों यहाँ से आपसे ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इजीली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्योर सेमीकंडक्टर किसके बने होते हैं बच्चों, वो बने होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के, ठीक है बच्चों। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में किस प्रकार की इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, तो 15वें ग्रुप की इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक इस फैमिली से मिलाई जाती है। और जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, उसमें जो आपका थर्ड एक जो ग्रुप आता है उससे इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो कौन सी मिलाई जाती है यहाँ पर, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम या इंडियम। तो इस प्रकार की इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो आवेश वाहक होते हैं, मतलब जो उसकी चालकता है वो किसके कारण होती है। तो बच्चों एन टाइप में किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। जबकि पी टाइप में किसके कारण होती है, होल के कारण। किसके कारण होती है, होल के कारण। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं,
N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग। तो बच्चों पहला अनुप्रयोग है कि N और P प्रकार के अर्धचालकों को विभिन्न क्रम में संयोजित कर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों मैंने बताया था, आप जनरली इसे समझ सकते हैं कि जो आपके सोलर पैनल होते हैं, जो सोलर लाइट होती है, उनमें N टाइप और P टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं उनको यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, डायोड N प्रकार के और P प्रकार के अर्धचालकों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसका उपयोग रेक्टिफायर परिशोधक बनाने में किया जाता है। तो बच्चों रेक्टिफायर एक फिजिक्स की टर्म होती है। रेक्टिफायर बच्चों क्या काम करती है, AC लाइट को DC लाइट में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति होती है जो आपका अल्टरनेटिव करंट है उसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, भी इसी तरह के N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन होता है और ये NPN और PNP प्रकार के ट्रांजिस्टर, ठीक है बच्चों, रेडियो में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, सोलर फोटो जो सेल होते हैं, सोलर फोटोवोल्टिक सेल बोल सकते हैं ना, विभिन्न प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन से तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों ये 4 आपके अनुप्रयोग हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो ये अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबकीय गुण। तो बच्चों ठोसों के चुंबकीय गुण। तो बच्चों ठोसों में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो 2 प्रकार के कारणों से होते हैं। तो बच्चों जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी 2 तरीके की गति करती है, एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है बच्चों, और एक क्या करती है कि अपनी ही धुरी पर चारों तरफ घूमती है। ठीक है बच्चों, तो ठीक उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 तरीके से मूवमेंट करता है बच्चों, कि एक तो नाभिक के चारों ओर गति करता है बच्चों, ठीक है, और एक अपने ही अक्ष के चारों ओर गति करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी नाभिक के चारों ओर कक्षा में गति और उसका अपने अक्ष पर चारों ओर गति, उसके कारण क्या है, इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि चुंबकीय आघूर्ण किस गति के कारण होता है। तो बच्चों चुंबकीय आघूर्ण दोनों गतियों के कारण होता है, एक तो नाभिक के चारों ओर उसकी कक्षाओं में गति और एक उसकी अपने अक्ष पर चारों ओर गति। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के इस चुंबकीय आघूर्ण के मान को बोर मैग्नेटोन में म्यू बी कहा जाता है। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है बच्चों, 9.27 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है बच्चों, तो पदार्थों को उनमें विद्यमान चुंबकीय गुण के आधार पर 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। जबकि बच्चों आज तक हमने सुना था कि चुंबकीय आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। जबकि बच्चों यहाँ पर कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 5, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। तो बच्चों बात करते हैं फर्स्ट की अनुचुंबकीय पदार्थ, तेजी से कवर करते हैं बच्चों। अनुचुंबक पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो दुर्बल रूप से आकर्षित होने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनमें आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों। अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने आपको बताया बच्चों O2, Cu2, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव। तो इनमें क्या होता है बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रतिचुंबक पदार्थ बच्चों, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्या होते हैं बच्चों, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रतिचुंबक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण है आपके H2O, NaCl और बेंजीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें थर्ड हेडिंग, लोह चुंबक पदार्थ। कौन सा बच्चों, लोह चुंबक पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल, जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इनके आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर आप देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आप देखिए आपके सामने है कि सारे इलेक्ट्रॉन लगभग एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर सभी डोमेनों का क्रम बना रहता है और लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो स्थायी चुंबक बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर देख लीजिए, मैंने बताया था कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लोह चुंबक। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड आदि। तो ये स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं या इन्हें स्थायी चुंबक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है आपका लोह चुंबक के बाद फोर्थ जो पॉइंट है आपका वो है बच्चों प्रतिलोह चुंबक, मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। प्रतिलोह चुंबक प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ के समान होती है, परंतु इनके जो अभिविन्यास है, इलेक्ट्रॉनों की जो स्थिति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है बच्चों,
डायरेक्शन अपोजिट होती है। आप देख पा रहे हैं कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ थे उनमें सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में थे इस तरीके से, जबकि आपके प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आपके अप डायरेक्शन में है और कुछ डाउन डायरेक्शन में है। किसमें बच्चों? डाउन में। तो आप देखें कि पहला इलेक्ट्रॉन आपका अप, दूसरा डाउन, तीसरा अप, चौथा डाउन, पांचवा अप और छठा डाउन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका फेरी चुंबक पदार्थ। तो बच्चों फेरी चुंबक पदार्थ की जो संरचना मतलब एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है वो समांतर और प्रति समांतर होता है। समांतर और प्रति समांतर दिशाओं में, दोनों में कैसा होता है? समान। आपने देखा होगा बच्चों कि दो इलेक्ट्रॉन अप, एक डाउन, फिर दो अप और फिर एक डाउन, मतलब इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, दो ऊपर एक नीचे, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे, मतलब इनका जो समांतर क्रम है वो नहीं है। तो बच्चों पांचों की कैटेगरी देख लेते हैं एक बार। मैंने बताया था पहला अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय बच्चों कौन से होते हैं? तो अनुचुंबकीय आपके वे पदार्थ होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा होता है बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। वहां से आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा मैंने बताया था प्रतिचुंबकीय, उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। और जो आपका थर्ड था लोह चुंबकीय पदार्थ, मतलब वो प्रबल रूप से चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। एक था प्रति, ठीक है, जिनमें प्रबल रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से पांचों कवर करने हैं बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल की सारी वीडियो देखी है बच्चों और आपकी तैयारी अच्छी है, तो आज हम देखते हैं कि एनसीईआरटी से इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। तो देखते हैं बच्चों आप कितने क्वेश्चन कवर कर पाते हैं। तो आप अपनी तैयारी का आइडिया यहीं से लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है सम इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहला है बच्चों ठोस कठोर क्यों होते हैं। दूसरा है ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो आप लिख सकते हैं बच्चों। और आप मान लीजिए अगर इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने में और समझने में सक्षम है तो आई होप कि आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट है। ठीक है बच्चों। तो आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन को कवर करने के बाद आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा से बच्चों इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो करीब ऐसे बच्चों 20 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं। चालक बिंदु किसे कहते हैं, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक है बच्चों। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। एक एक कोष्ठिका को अभिलक्षित करने वाले पैरामीटर्स। मैंने बताया था बच्चों 6 पैरामीटर्स होते हैं। निम्नलिखित में अंतर बच्चों। तो आई होप कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके सामने स्लाइड पर आ रहे हैं तो आपको बच्चों ये 1 बाय 1 कवर करने हैं। ठीक है बच्चों। आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चन को करने में सक्षम है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को करने में सक्षम नहीं है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन सभी क्वेश्चन का आपके लिए एक सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूं कि आप सभी को इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे। और जैसा कि आपने अगर हमारी सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार सभी वीडियो देखें। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।